देखो अपन को पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश अभी तक हम लोगों ने इसको 12th क्लास तक पढ़ते आए हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। जैसे कोई ये तुम्हारा फिगर है, इसकी ये लंबाई है, इसकी ये चौड़ाई है, तो एरिया तुम्हारा क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। यही तो हम पढ़ते हैं। लेकिन 12th क्लास की फिजिक्स में ये जो तुम्हारा एरिया है वो एक वेक्टर, तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये तुम्हारी एक सदिश राशि है ना। जो तुम्हारा क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा होती है। तो जो तुम्हारा सरफेस होता है सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होती है बाहर की ओर, लंबवत होती है बाहर की ओर, ठीक है। जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, इसका ये एरिया है। इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड, है ना, क्षेत्र से बाहर की तरफ। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे हो जाएगी अब, है ना। ऐसा कर दूं तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। यानी कि तुम्हारी इसकी डायरेक्शन एरिया की कैसे होती है? आउटवर्ड होती है। जिधर तो जो तुम्हारा सरफेस होता है सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होती है बाहर की ओर, लंबवत होती है बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मैंने तो अच्छा फ्लक्स होता क्या है, इसकी टेक्निकल परिभाषा है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो तुम्हारा एरिया है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तुम्हारा क्या है? फ्लक्स है। यानी कि उनका अदिश गुणनफल ही तुम्हारा क्या है? विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। देखो हमने ये क्या है, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा ए है एरिया वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने कर दिया तो ये तुम्हारा क्या बन गया? फ्लक्स बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी परिभाषा लिखी हुई है ना। परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अविलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये कोई एरिया है ना। इस एरिया के अवलंबवत यानी कि ये इसका एरिया है, तो इसका एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऐसे परपेंडिकुलर होगी। अब इस परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं इसमें से, वही उसका क्या है? फ्लक्स है, ठीक है। ये निकलनी चाहिए परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर, है ना। ये तुम्हारा सरफेस था, सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रही है, इधर उधर तो नहीं भाग रही कि इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, नहीं, सामने निकलनी चाहिए परपेंडिकुलर, है ना। तो वही तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ पर डिपेंड करेंगी? किस चीज़ पर डिपेंड करेंगी? अगर ये तुम्हारा जो चूड़ा है ना, ऐसा समझोगे आप लोग इसको पकड़ के खड़े हुए हैं ऐसे, और सामने से तीर ही तीर आ रहे हैं, है ना, सामने से कोई तीर ही तीर छोड़ रहा है। अब इसमें से कितने तीर निकलेंगे वो किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे? एक तो इसके कि वो इन तीरों के सामने कितना है ना, तीर के ठीक सामने है कि नहीं। यानी कि ठीक सामने का मतलब है वो परपेंडिकुलर होगा, तभी क्या होगा? सामने से ज़्यादा संख्या निकलेगी। दूसरी बात, अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं तो तीरों की संख्या ज़्यादा निकलेगी, कम निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी। इसका मतलब है ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? एक तो इसके एरिया पर और एक उसकी डायरेक्शन पर। इसकी डायरेक्शन क्या है? ठीक परपेंडिकुलर है उसके सामने है तो ज़्यादा निकलेंगे, है ना। और इसका एरिया ज़्यादा है तो भी क्या निकलेंगे? ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले से भी हमें समझ में आ रहा है कि ये जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक ये डिपेंड करेगा किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर मैं 2 ही तीर भेज रहा हूँ इधर से तो 2 ही निकलेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं तीरों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दूँ तो बहुत ज़्यादा निकलने की संभावना है कि नहीं? अगर एक बार में मैं 10 तीर छोड़ूँ तो 10 तीर में से 10 ही निकलेंगे, या एक आधे इधर चला गया तो और कम निकलेंगे। लेकिन मैं 100 तीर छोड़ दूँ, है ना, तो क्या होगा? उसकी संख्या ज़्यादा निकलने की संभावना है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा होगी तो फ्लक्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कम होंगी तो फ्लक्स कैसा होगा? कम होगा। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या पर डिपेंड कर रहा है ये, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है?
इसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ज़्यादा होगा इसका तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तीसरा ये डिपेंड करेगा किस पर, एंगल पर, किस पर, एंगल पर, है ना। इसका एंगल कैसा होना चाहिए, देखो 0 डिग्री, किसके साथ में, किसके साथ में, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का फील्ड और फील्ड लाइन का दोनों का एंगल अगर 0 है तो फिर यहाँ से फ्लक्स कैसा निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। देखो ये तुम्हारा वो है एरिया है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसी डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर। और दूसरा फील्ड लाइन, फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। ये मान लो फील्ड लाइन है, इसकी भी डायरेक्शन कैसी है, इधर ही। तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, एंगल क्या होगा, ये तुम्हारा नीचे वाला तुम्हारा एरिया वेक्टर था, है ना, और ये वाला तुम्हारी क्या है, फील्ड लाइन है। तो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, 0 डिग्री बन रहा है ना। समझो इसको, अगर 0 डिग्री एंगल है इसका मतलब है कि इसमें से सीधे सीधे तीर क्या होंगे, निकलेंगे, सीधी सीधी फील्ड लाइन्स निकलेंगी और ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। तो एंगल 0 होगा तो फील्ड लाइन्स क्या निकलेंगी, ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। तो 3 चीज़ों पर तुम्हारे फील्ड लाइन्स की संख्या निर्भर करती है, किस किस पर, एंगल पर और एरिया वेक्टर पर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की संख्या पर। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर थीटा 0 है, जैसे देखो ये वाला तुम्हारा एरिया वेक्टर है ए, ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या है, फील्ड लाइन्स है। दोनों के बीच एंगल कितने का है, 0 डिग्री का, है ना। अब 0 डिग्री का एंगल है तो cos 0 की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, 1, और cos में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, और वो 1 होती है तो तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी फील्ड लाइन्स कैसी हो जाए, क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो जाए, क्षेत्र रेखाएं सतह के समांतर हो जाए, है ना। एरिया वेक्टर ऐसा है, क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का बन गया। और 90 डिग्री का एंगल अगर बन गया तो cos 90 की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है इसमें। दूसरी बात, ये हमारे पूरे एरिया के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला था, ठीक है, जनरल फार्मूला। लेकिन अगर हमारा कोई पृष्ठ ऐसा दिया हुआ है जो हमारे गॉस के प्रमेय में आगे यूज होगा ना, अब इसका फ्लक्स, इसमें से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, है ना। पृष्ठ ही वो टेढ़ा दिया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, छोटे से पृष्ठ का निकाल लेते हैं फ्लक्स। इतने से पृष्ठ को हमने ले लिया, इतने से फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। तो इस छोटे से पृष्ठ को अपन जो क्षेत्रफल होता है इसको दर्शाते हैं अपन किससे, ds से या dA से, किससे, dA से, ठीक है। तो छोटे से क्षेत्र के लिए जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएगा, उसके आगे d लग जाता है, स्मॉल को दिखाता है d, किसको, स्मॉल पृष्ठ को, स्मॉल एरिया को। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा। लेकिन अगर सोचो हमें इसका पूरे का निकालना है, पूरे का फ्लक्स निकालना है, तो पूरे का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हम इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, इन छोटे छोटे जो हम लोगों ने फ्लक्स निकाला था, इस छोटे एरिया से फ्लक्स निकाला, फिर और छोटे से निकालेंगे, फिर और छोटे से, फिर और छोटे से, फिर और छोटे से, बाद में इन सबको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन, मैथ में पढ़ते हैं इसको, है ना, पता है, पढ़ाई नहीं है ना, तो अपन सिखा देंगे जब इसको करेंगे, ठीक है। समाकलन कैसे किया जाता है, तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना और अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। तो समझ में आ गया फ्लक्स क्या है ना। और इसमें कुछ बचता है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी फ्लक्स की, क्यों पढ़ना है हम इसको। विद्युत क्षेत्र दृश्य होता है कि अदृश्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दृश्य होता है कि अदृश्य, यानी कि इसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इमेजिनरी लाइंस हैं, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, अदृश्य लाइंस हैं, अज्यूम की गई हैं कि ऐसे जा रही होंगी, है ना। जब हम इनको नहीं देख सकते हैं तो फ्लक्स क्या करता है, एक गणितीय फॉर्मूला देता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देता है, जिससे हम इनकी संख्या को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ इसका इस्तेमाल होगा, और दूसरा आगे हम पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम। गॉस की थ्योरम का आधार ही तुम्हारा क्या है, फ्लक्स है। अगर फ्लक्स नहीं पढ़ा तो गॉस की थ्योरम भी हमें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। वही एक थ्योरम रह गई है हमारी, और गॉस के कुछ अनुप्रयोग रह गए हैं उस थ्योरम की एप्लीकेशंस, 1-2 डेरिवेशंस हैं, फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है, हो जाता है, ठीक है।
चलो तो हो गया ये, है ना, कल पढ़ते हैं फिर, हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तुमसे। बताओ कुछ क्वेश्चंस बताओ फ्लक्स से जुड़े हुए। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? व्हाट टाइप क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कैसी क्वांटिटी है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी का दूसरा भी है वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट इंटू मीटर। ले इसको तो ले ले, आ गया कि नहीं, ये काम आ गया ना, एक कंसेप्ट समझाने के लिए। चलो, यदि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, क्या बोल रहा हूँ मैं? यदि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। ये वाला परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन, गॉस के नियमानुसार, ये गॉस का नियम हम लोगों ने किया नहीं अभी, है ना। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र नहीं लिखाया था मैंने, विमीय सूत्र लिखाया नहीं है, लिख लो इसको भी। डायमेंशनल फॉर्मूला ML/Q, विमीय सूत्र ML/Q T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला। एक क्वेश्चन है, ऋणात्मक फ्लक्स का क्या मतलब है? ये नहीं बता पाया मैंने आप लोगों को, ये स्पेशल केसेस में ही आना चाहिए था, मैंने नहीं बता पाया आप लोगों को, कोई बात नहीं, सुन लो ध्यान से। ऋणात्मक फ्लक्स यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? तो जब ये फील्ड लाइंस अंदर इसमें एंटर कर रही होती हैं, तब इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना, तब उसको अपन बोलते हैं क्या? नेगेटिव फ्लक्स, यानी कि ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। ऋणात्मक फ्लक्स का जब वो अंदर प्रवेश कर ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए थे? विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं पृष्ठ में, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या? ऋणात्मक फ्लक्स, है ना। अभी सुन तो लिया, याद नहीं रह पाएगा अब तुम लोगों को, कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, जाओ।